सबसे पहले समाचार फॉर मीडिया को बधाई कि आपके इस मीडिया उत्सव के बहाने बहुत से जर्नलिस्ट इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से संवाद करते हैं। कुछ लोग बहुत सालों बाद भी एक दूसरे से मिलते हैं। तो इस उत्सव की गरिमा और इसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए समाचार फॉर मीडिया को बहुत बधाई। मेरे साथ चित्रा है। जब मुझे फ़ोन आया, ये कहा गया कि फील्ड रिपोर्टिंग और महिलाएं, इन चुनौतियों पर बात होगी और बातचीत होगी चित्रा के साथ, तो मैंने सोचा कि पहली बात तो महिला पत्रकार होना ही अपने आप में एक चुनौती है और उसके बाद फिर फील्ड रिपोर्टिंग। चित्रा का नाम जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो दिलचस्प बात यह है कि दो तरह के व्यूज़ आपको मिलते हैं। न्यूट्रल व्यू आपको बहुत कम मिलता है, बहुत कड़वा मिलता है या बहुत मीठा मिलता है। न्यूट्रल व्यू आपको दिखाई नहीं देता। तो एक चित्रा वो है, लेकिन दूसरी जो चित्रा है उसकी जर्नी, उसकी यात्रा दिलचस्प है। ये वो चित्रा है जिसने गोरखपुर से अपनी यात्रा को शुरू किया। वो एक साइकिल पर जाया करती थी एक न्यूज़ चैनल में, जहाँ पर वो कभी कभी खबर पढ़ती थी। फिर यही चित्रा दूरदर्शन का हिस्सा बनी और कृषि दर्शन में एक सहभागिता करने लगी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के साथ। और उसी साइकिल के जो दो पहिए थे, उन्होंने चित्रा को इतनी ताकत दी कि कृषि के बैकग्राउंड से जो परिवार था चित्रा का, उसने हिम्मत दी, हौसला दिया और उन पंखों के साथ उड़ते हुए वो दिल्ली में पहुंच गई। चित्रा, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद वर्तिका जी, और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सबसे पहले तो इस मंच का बहुत आभार कि आपने आमंत्रित किया इस खास चर्चा के लिए, और उससे ज़्यादा आभार क्योंकि मैंने आपकी भी जर्नी पढ़ी है, देखी है। आपके साथ कई बार डिबेट में ऐसे इंटरव्यू करने का मौका मिला है, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं आपके साथ यहाँ पर मंच शेयर कर रही हूँ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चित्रा। तो साइकिल की जो जर्नी थी, जब वो पहुँची दिल्ली और फिर न्यूज़ चैनल्स, टेलीविज़न न्यूज़ एकाएक फेम देता है और फेम के साथ कांटे भी देता है। फेम बहुतों को दिखते हैं, कांटे बहुतों को नहीं दिखते। ऐसे कौन से कांटे हैं जो लोगों को नहीं दिखे और जिनका ताल्लुक सीधे फील्ड रिपोर्टिंग से? फील्ड रिपोर्टिंग में बहुत बार ऐसे मौके आए हैं वर्तिका जी, जब बिल्कुल लगा कि अगले ही पल या तो ये भीड़ मार डालेगी या तो यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप किसकी मदद लें, क्योंकि उस समय फ़ोन करके पुलिस को बुलाना या ऑफिस को इन्फॉर्म करना वो भी ठीक नहीं होगा। आप पहले से ही परेशान हैं, ऊपर से पूरे ऑफिस को भी परेशानी में डालेंगे। कई ऐसे मौके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मंच है, तो मैं हाल की एक घटना का जिक्र करना चाहूँगी। जब किसान कानूनों को लेकर बड़ी तादाद में हमारे किसान भाई जो हैं वो लाल किले की तरफ कूच कर गए थे और वहाँ पर वो झंडा लगाने वाली खबर आ गई थी। उस दिन चूंकि पूरा का पूरा दिल्ली नोएडा ब्लॉक था, तो हम लोगों ने गाड़ी अपनी नोएडा में खड़ी की और ट्राइपोड, हमारे कैमरामैन, हम दोनों पैदल पैदल निकल गए। तकरीबन 10-15 किलोमीटर इधर उधर अपनी रिपोर्टिंग करते करते तब तक ये खबर शाम होते होते आने लगी। फिर हम लोग बिल्कुल लाल किले के पास पहुंच चुके थे तकरीबन, लेकिन एक गलती हमसे क्या हो गई उस समय, अब इसको फीमेल होने का आप खामियाजा भुगतना कहिए या जो कुछ भी, 2 लोग हमारा पीछा कर रहे थे 1 घंटे से। फिर लगा कि यार जहां हम जा रहे हैं ये पीछे पीछे आ जा रहे हैं, तो कई बार आपको अटपटा भी लगता है कि ये मतलब क्या है ये एक महिला का पीछा करना। तो जब 1 घंटे बीत गए और हम लोग बिल्कुल लाल किले के पास पहुंच गए थे, तो फिर मुझे लगा कि यहाँ तो बहुत भीड़ है, अभी इन लोगों को डांटती हूँ, यहाँ से हट जाएंगे और फिर हम और कैमरामैन अंदर लाल किले की तरफ कूच कर जाएंगे। मैंने वहाँ पे खड़े होके, जो लड़का था तकरीबन हमारी उम्र के होंगे या हमसे 2-3 साल बड़े होंगे, तो मैंने कहा मैं देख रही हूँ 1-1.5 घंटे से मेरा और कैमरामैन का पीछा कर रहे हैं और तुरंत यहाँ से निकलिए वरना मैं बुला लूंगी पुलिस को। भाई मेरा इतना कहना था। उसके बाद तुरंत वो शुरू हो गया गोदी मीडिया। मेरी क्या गलती थी? वो मेरा पीछा कर रहे थे, मैं अपनी रिपोर्टिंग कर रही थी। तकरीबन 15 किलोमीटर के आसपास पैदल चल चल के, एक हाथ में ट्राइपॉड था, एक हाथ में हमारा माइक था। जहां जहां जाते थे, जितने भी किसान भाई थे, सबसे बातचीत करके उनका रिएक्शन लेकर, भीड़ बहुत ज्यादा थी। लेकिन वो अचानक से शुरू हो गया गोदी मीडिया। मैं और मेरे कैमरामैन सत्या थे, हमने एक दूसरे का चेहरा देखा कि ये क्या हो गया। अब उसने जैसे ही जोर जोर की ये तो गोदी मीडिया है, ये हमें ऐसा बोल रहे हैं, ये हमें, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। सत्या वो उनके पास चूंकि कैमरा होता है और कैमरामैन का सबसे बड़ा हथियार उसका कैमरा होता है, अगर धक्का मुक्की या जैसे भी छीन कर उसको तोड़ दिया जाए। और उस समय लगातार सुबह से इस तरह की खबरें आ रही थी, कई कैमरे तोड़े जा चुके थे।
हम लोग बिल्कुल डर गए। उसी समय सत्या के साथ इन लोगों ने धक्का मुक्की कर दी। हम अगर ज्यादा बोलते तो फिर वो मेरे ऊपर चढ़ जाते। फिर अब वहां पे देखते ही देखते पहले 50 लोग आए, फिर 150 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हमें समझ में नहीं आया कि हमारी गलती कहाँ है। हमने किसान लोगों को लेकर कुछ भी नहीं कहा था। हम सिर्फ अपना काम कर रहे थे, बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, और जो भी हमने बोला वो सब टीवी पे लाइव था। ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ चुपके से करके जा रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं वो सब कुछ लाइव दिखाई दे रहा है। तो फिर हमने कहा कि अब ये मामला बिगड़ गया है। मुझे लगा कि शायद वो जैसे उतना बड़ा आंदोलन था, कई लोग उसको खराब करने के लिए अराजक तत्व भी उसमें आ जाते हैं। वो किस फील्ड से होते हैं, कहाँ के होते हैं, उस पर नहीं जाते हुए फिर मुझे लगा कि नहीं, उसने शराब पी रखी है और अभी हमारी कोई भी नहीं सुनेगा। जो 150 लोग हैं उनको बस लग रहा है कि हम गोदी मीडिया हैं और वो या तो हमें यहाँ पे पीटेंगे और या तो हमारा कैमरा तोड़ेंगे, और फिर हम यहाँ से अपना काम भी नहीं कर पाएंगे और वापस भी जाएंगे तो हमारे लिए बहुत एम्बेरसमेंट हो जाएगी। उसके बाद लाल किले के पास ही बहुत सारी गलियां हैं, अंदर की तरफ आप देखेंगी, तो हमें लगा कि यहाँ से तुरंत निकलते हैं, कुछ बोलना नहीं है। हमने बिल्कुल चुप्पी साधी। कैमरामैन को मैंने इशारा किया, कुछ नहीं बोलना है, अपना कैमरा ध्यान में रखो। हम गली में घुस गए। वहां पे पुलिस ने पहले ही बैरिकेडिंग की हुई थी कि अंदर जो भीड़ है वो गलियों में किसी में नहीं जाएगी। अंदर हम घुसे तो पता चला बैरिकेडिंग के बाहर गोदी मीडिया हाय है, चैनल का नाम लेकर, मेरा नाम लेकर। अब वो समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे लिए ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई। फिर हम अंदर गए, तब तक एक दौड़े भागे आए, बोले कि गोदी मीडिया को यहाँ से हटाओ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, भाई अंदर जा रहे हैं तो वहां पे बहुत सारे लोगों के घर थे, तो हमें लगा कि शायद अगर हम किसी के घर में चले जाएंगे तो हमारे ऊपर अटैक होगा, तो उनके घर वालों के लिए भी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। दिल्ली में आमतौर पे लोग, ज्यादातर लोग जानते हैं, वो आज तक देखते हैं तो नाम से भी पहचानते हैं, चैनल की आईडी भी मेरे पास थी। तो फिर हम लोगों को लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं होगा किसी के घर में जाकर अपनी भी जान पे रिस्क करना और उनके लिए भी मुश्किलें पैदा करना। फिर वहां पे काम नहीं हो रहा था, थोड़ा सा और अंदर गए। मैं आपको सच बताऊंगी, आप लोग इस पे हैरान हो सकते हैं या जैसा भी इसको आप समझ सकते हैं। उस समय हमें ऐसा लग रहा था कि अगर हम भीड़ में गए तो हमारा वो आखिरी दिन हो सकता है। भीड़ का कोई चेहरा तो होता नहीं है, कौन आपको पत्थर मारेगा, कौन किस तरह से आपके साथ बिहेव करेगा, आपको नहीं पता। तो भीड़ में जाकर पत्रकारिता दिखाने का मतलब है कि आज आपका आखिरी दिन है यहाँ पर। फिर वहां पे एक मंदिर था, हम लोगों ने कहा हो ना हो कोई मंदिर के अंदर तो नहीं घुसेगा दिल्ली में। हमने कहा कि यही है, पूछते हैं कि हमें देंगे क्या। शरण मांगने गए थे हम लोग दिल्ली में। तो फिर मंदिर के भीतर जो लोग थे वो लोग पहचानते थे, बोले कि हाँ चित्रा आप लोग आके बैठ जाइए। 3 घंटे तक हम लोग वहां पे बैठे रहे और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक उस गली के बाहर ऐसे ही नारेबाजी चलती रही। वो दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल है। फिर मैंने ऑफिस फोन किया, सुप्रिय प्रसाद जी हमारे न्यूज डायरेक्टर हैं, उनका शाम को यहाँ पे प्रोग्राम भी होना है। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। वो बहुत डर गए, उन्होंने कहा मैं पुलिस भेज रहा हूँ, तुम लोगों को रेस्क्यू करना है। मैंने कहा कि पुलिस भेजकर रेस्क्यू कराना पत्रकार का बड़ा मतलब हमारे करियर के लिए वो बड़ा एम्बेरसमेंट हो जाएगी, हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग बिल्कुल सेफ जगह पे हैं, यहाँ पर थोड़ी देर बैठने दीजिए, अगर लगेगा कि ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है या भीड़ मंदिर के सामने आ गई, गली के भीतर घुस के, तब मैं आपको बोलूंगी, अभी हम लोग यहाँ पर सेफ हैं। 3 घंटे तक हम बैठे रहे, पूरी गली को पता चल गया कि चित्रा त्रिपाठी इनका कैमरामैन है, ये लोग यहाँ पर इस हालत में बैठे हुए हैं क्योंकि भीड़ उनका पीछा कर रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति वो किस वजह से आपसे नाराज है और किस वजह से नाराजगी व्यक्त कर रहा है, ये तो मैं जानती थी, मेरा कैमरामैन और वो व्यक्ति जानता था, लेकिन भीड़ ने सुना गोदी मीडिया, तो वो होता है ना भेड़ चाल, तो हम उसके हिस्सा बन जाते हैं। तो उस दिन अगर हमने थोड़ा सा भी ऑब्जेक्शन किया होता या हम दिखाए होते नहीं इस लड़के की गलती थी, हमारी कोई गलती नहीं, हमारा तो शो लाइव है, आप सुन सकते हैं अगर हमने कहीं कुछ गलत बोला हो। बट वो दिन और ऐसे कई ऐसे वाकये या हादसे आप कह सकती हैं कि हम लोग बहुत जान बचा कर भागे। तो ये चीजें ना रिकॉर्ड में है ना इनका कहीं जिक्र होता है। आमतौर पे ये बड़ा मंच है और मेरे बाद की जो नई पीढ़ी, बहुत सारे लोग कम उम्र के दिखाई दे रहे हैं, ये उनके लिए होगा कि हम लोग सच सवर के जो टीवी पे बैठ के आपको दिखाई देते हैं उसके पीछे एक बहुत लंबा संघर्ष भी होता है और आपको कई बार बहुत सोच समझ के फैसला करना होता है। कई बार ऐसा होता है हम लोग बड़े ताव में होते हैं, अरे मैं तो इतने बड़े चैनल की एंकर हूं, कौन क्या कर लेगा। भाई उस भीड़ में किसी को लेना देना नहीं है कि आप कहां से हो, आपका क्या नाम है, वो आपके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। तो उस दिन हम लोग खैर बच के आ गए। तो इस तरह के कई ऐसे वाकये हैं मुझे लगता है कि जो हमारे लिए बड़ी चुनौतियां समय समय पर प्रस्तुत करते हैं। चित्रा, यहाँ पर बहुत यंग लोग भी हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने दूरदर्शन के जन्म का समय देखा होगा, जैसे सतीश के सिंह सर हैं। सर आपको तो अच्छे से याद होगा कि वो एक ज़माना था जब कुछ लोग छत के ऊपर रहते थे और नीचे से एक आदमी कहता था अब राइट कर लो और लेफ्ट कर लो, और राइट लेफ्ट में क्या हिलता था वो था एंटीना।
और एंटीना जब अपनी सही जगह पे आ जाता था तब चलता जाता था दूरदर्शन। और दूरदर्शन में 2 ही समाचार उस समय आया करते थे, एक तो रीजनल थे और दूसरे राष्ट्रीय समाचार थे। अब मेरा सवाल ये है कि खबर तब भी थी, खबर अब भी है। तब कुछ पलों की थी, अब ज़्यादा घंटों की है। तब जो एंकर्स थे उन पर भीड़ उन्हें मारने के लिए नहीं जाती थी और एंकर जो कहता था उस पर यकीन करती थी। जनता ये मानती थी एंकर ने जो कहा वो पत्थर की लकीर है। आज एंकर जो भी कहता है लोग रिमोट लेते हैं और घुमाते हैं। तो थैंक यू। तो लोग पत्रकार को भी वेरीफाई करना चाहते हैं। अगर इस एंकर ने ये बोला तो वो दूसरे चैनल में जाकर ये चेक करते हैं कि दूसरा भी ये बोल रहा है कि नहीं। पर दूसरा भी ये बोल रहा है तब भी कई बार यकीन नहीं होता, फिर वो तीसरे के पास जाता है। तो एक तो घट गई हमारी विश्वसनीयता और दूसरी घट गई हमारी जो एक मजबूती थी। और फील्ड रिपोर्टिंग की चुनौतियां भी उसी से जुड़ी हुई हैं। और ख़ास तौर पे जब एक औरत रिपोर्टिंग के मैदान पर जाती है तो मुझे याद है जब मैं एनडीटीवी के दिनों में क्राइम बीट कवर करती थी और किसी पुलिस स्टेशन के सामने जब मुझे जाना होता था या घंटों खड़े होते थे तो जो लोग अजीब से देखते थे उसमें सिर्फ जनता नहीं होती थी, पुलिस वाले भी बड़े अजीब तरह से देखते थे, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आता था कि कोई महिला रिपोर्टिंग कर क्यों रही है। लेकिन तब से लेकर अब तक में जो फासला, लंबा समय का जो फासला हुआ है, हमारे चेहरों पे, ख़ास तौर पे प्राइवेट टेलीविज़न चैनल्स के चेहरों पे, पत्रकारों के चेहरों पे उनकी इंक्लिनेशन दिखाई दे देते हैं। आपको उसकी खबर पढ़ने के तरीके से अंदाज़ा हो जाता है वो इधर का या उधर का। ठीक कह रही हूँ ना मैं? ऐसा होता है ना? और पहले ऐसा नहीं होता था। तो क्या चित्रा इस वजह से भी दिक्कतें बढ़ी हैं? और क्या फील्ड में जो दिक्कतें बढ़ रही हैं, एक वजह ये भी है कि अब सिटीज़न जर्नलिज्म अपने चरम पर है। अब सबको लगता है वो जर्नलिस्ट हैं और कोई टूल हो या ना हो तभी वो जर्नलिस्ट है। क्या उस वजह से भी दिक्कतें बढ़ी हैं? नहीं, उस वजह से दिक्कतें नहीं बढ़ी हैं। मुझे लगता है कि अगर हर किसी के हाथ में मोबाइल है और अपने आप को वो जर्नलिज्म में जिस भी रूप में, अगर वो कम पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा समझदार है, आ रहा है, मुझे लग रहा है कि वो पूरक ही है। जहां तक बात रही कि ये पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं या फिर ये निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, आज की तारीख में सतीश सर बैठे हुए हैं सामने। एक वक्त पे मैं इनके पास जॉब के लिए भी बहुत यंग एज में गई थी। इन्हीं के बहुत प्रिय दोस्त हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी, नाम लेना ठीक नहीं होगा। वो एक समय में चैनल में पत्रकारिता करते थे, आज भी वो बहुत अच्छे हैं, उस समय भी बहुत अच्छे थे, मैं बहुत उनकी इज्जत करती हूँ। लेकिन तब वो एंकर्स को गाली नहीं देते थे। एक समय क्या था, अभी क्या हुआ है कि जो लोग यूट्यूब पर आए हैं उनको फॉलो करने वाले बहुत बड़े लोग हैं, बड़ी तादाद है उनकी, मिलियंस उनके व्यूज आते हैं और लोग उनको सुनते भी हैं। पहले क्या था कि सिर्फ टीवी होता था, लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं था, या फेसबुक, सोशल मीडिया, इसका उतना इम्पैक्ट नहीं होता था। मैं जब यहाँ पर 2006-07 में आई थी, मोबाइल का उस समय वो जमाना नहीं था। आप जो टीवी पर कर रहे हो, टीवी पे कर रहे हो, अखबार में, या आप मैगजीन में कर रहे हो, आप मोबाइल के जरिए जर्नलिस्ट बन जाओगे, वो दौर नहीं था। लेकिन आज क्या है, हो सकता है इनमें से बैठे हुए बहुत सारे बच्चे हैं, कोई बहुत अच्छा बोलता हो, वो एक बार सवाल पूछे तो हमारा ध्यान जाए कि अरे ये कौन है, या हो सकता है वो YouTube पे अपने बारे में कुछ शेयर कर दे तो हमें पता चल जाए। जहां तक रही पक्ष या विपक्ष की, होता क्या है कि हमने एक धारणा बना ली है। मैं इसको क्लैरिफाई नहीं करने जाऊंगी, ये पक्ष विपक्ष, उसमें बहुत हद तक मीडिया की भी गलती है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहती कि मीडिया के लोग बहुत पाक साफ हैं, इंक्लूडिंग मी, मतलब सबको ही उसमें रखेंगे, ऐसा नहीं है किसी एक तरफ हम इशारा करना चाहेंगे। लेकिन अभी क्या है कि जो लोग टीवी से उतरे, टीवी में उन्होंने सेम वही काम किया। मैंने पिछले 18 सालों में देखा है ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों को, टीवी में उन्होंने सेम वही काम किया, लेकिन जैसे ही वो यूट्यूब पर आए, यूट्यूब पे क्या है, आपको एक वर्ग को टारगेट करना होता है। आप अगर सोचोगे कि मैं निष्पक्ष होकर और यूट्यूब के व्यूज इकट्ठा कर लूं, तो ऐसा बहुत कम होगा। खासतौर से जो लोग पर्सनल अपने व्यूज बनाते हैं, उनमें कितने बड़े बड़े नाम हैं यूट्यूब पर, लेकिन वो हमेशा एक लाइन लेकर चलेंगे। अब देश में हमेशा बुराई हो रहा है, बुराई, बांग्लादेश ऐसे हालात तो नहीं है ना हमारे देश के। लोग अगर ये बोलेंगे कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हमारे देश में भी हो सकता है, इस तरह की परिस्थिति बन रही है, सरकार इस तरह का क्या वातावरण पैदा कर रही है, क्या हमें बोलने की आजादी, कोई भी यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, कोई भी उठकर मुझे ऊट पटांग बुरा भला बोल सकता है, और मैं उसको सुनने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध हूं, क्योंकि यही हमारा लोकतंत्र है जो औरों से अलग है।
लेकिन फिर वो चालू हो जाएंगे अपना कि नहीं बांग्लादेश जैसा है, ये तो वो कर रहे हैं, वो उनको जब आप करेक्ट करने जाओ तो वहां पर वो तुरंत तुम तो गोदी मीडिया हो, और उधर वाले अगर इधर वाले हो तो वो उनको पिद्दी मीडिया बोलते हैं। ऐसा नहीं है, दोनों ही तरफ से चल रहा है। बस ये है कि कौन किसको अपने पास, ये वो लोग डिसाइड कर रहे हैं, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने ही। और एक चीज और है, कई बार दर्शक ऐसा कि आप रोजगार पे क्यों नहीं डिबेट करती हैं, आप इन मुद्दों को, महंगाई को लेकर चर्चा नहीं। भैया आप लोग देखने नहीं आते हो, आप लोगों को, दर्शकों को ये पता होना चाहिए। हम लोग चूंकि जिस न्यूज चैनल में हैं, टीआरपी जो हर हफ्ते आती है, YouTube की रेटिंग जो हर रोज आती है, अगले दिन जब आप सुबह 9 बजे जगते हो ना, तो आपके प्रोग्राम को दूसरों की तुलना में कितने लोगों ने देखा है, वो आंकड़ा आपके हाथ में रहता है। जब भी हमने बहुत अच्छा करने की कोशिश की, मैं दर्शकों से पूछना चाहूंगी कहां कमी रह जाती है। रोजगार के मामले में चर्चा करो, आप नहीं देखने आते हो। आपको भी क्या देखना है, झगड़ा देखना है। दो लोग बैठे हुए आपस में देख रहे हैं, भैया उस समय हम लोगों के बगल में चलता रहता है, क्योंकि अब आदत पड़ गई है उसी तरह से, तो हम लोग देखते भी रहते हैं कि अच्छा किसके बोलने पर हम लोग इंडिविजुअल बता सकते हैं कि इस पैनलिस्ट के बोलने पर इतने लोगों ने देखा, या ये जब बोलना शुरू करते हैं तो इतने लोग इनको देखने के लिए आ जाते हैं। वो सब कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन वही डिपेंड करता है सबके हाथ में। फिर उसी पर आ जाती हूँ, गोदी मीडिया वाली बात पर, कि सबके हाथ में मोबाइल है, वो अपने हिसाब से व्यूज तय करते हैं। उनको अगर हमारी बात अच्छी लगी तब तो ठीक है, मैं उनकी हो गई। अगर उनको कहीं भी मेरी बात बुरी लग गई तो फिर वो हमें गोदी मीडिया का टैग देने के लिए, और मोबाइल हाथ में है, जो चीजें वायरल होती हैं और नेगेटिव कंटेंट ज्यादा वायरल होता है, तो हमारे प्रति जो नेगेटिविटी है। लेकिन इसी के साथ साथ एक छोटी सी बात कह के मैं विराम देना चाहूंगी। पहले की तुलना में, आज की तुलना में जो व्यूवरशिप है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे पहले टेलीविजन होता था, लोग यूट्यूब पर या फेसबुक पे या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पर उस तरह से नहीं देखते थे। आज की अगर मैं 10 साल पहले जाऊं, लेकिन आज क्या है, हमारा न्यूज जो मैं टीवी पे पढ़ रही हूँ, सेम उसी समय आज तक उसको अपने अलग अलग जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर जगह। तो अब क्या है, गांव में किसी खेत में बैठा हुआ आदमी है और वहां पर उसका नेट अगर ठीक काम कर रहा है, तो वो चित्रा त्रिपाठी को नेट पर भी देख रहा है और वहां से अपनी धारणा बना रहा है, ये लड़की ठीक बोल रही है या नहीं बोल रही है। तो अभी उसका बहुत विस्तार हो गया है, लोगों की आवाज और बुलंद हुई है, सोशल मीडिया ने ही वो काम किया है। लेकिन इसी के साथ बहुत जिम्मेदारी से मैं बोलना चाहूंगी, सोशल मीडिया पर बहुत फेक कंटेंट वायरल होते हैं, जिनके बारे में कोई सत्यता नहीं होती है, उसको रोकने का कोई इंतजाम नहीं है। ये अब सरकार जाने, ये प्रतिपक्ष के लोग जाने, दोनों इस समय अपने अपने हिसाब से मजबूती पर हैं कि वो इसको कैसे, जो फेक नैरेटिव एक दूसरे के खिलाफ होता है, उसको रोकने के लिए ये कैसे काम करेंगे। अब जो फेक नैरेटिव की बात हुई, उसमें एक बात ये भी सच है कि कई बार यूट्यूब में ख़ास तौर पर फीमेल एंकर्स को लेकर लोग बहुत सारी चीज़ें लिखने लगते हैं, जिनमें से बहुत चीज़ें एकदम बेबुनियाद भी होती हैं, और लोगों को शायद मज़ा आता होगा उन्हें पढ़ने में, लेकिन जिस पर गुजरती होगी और यकीनी तौर पर मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता होगा। तो मैंने देखा चित्रा, कई फीमेल एंकर्स को मैंने रात में थोड़ा सा देखने की कोशिश की, और मुझे ऐसा लगा कि रात को 11-12 बजे अगर कोई औरत अपने बारे में ये पढ़ ले तो सोएगी कैसे, सो ही नहीं पाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों लोग एक फीमेल का जो कैरेक्टर एसेसिनेशन है वो तो करना चाहते हैं, पर पुरुष का नहीं करना चाहते। और अगर वो पॉपुलर है, वो सुंदर है, सक्सेसफुल है, मेहनती है, दबंग है, उसने अपनी एक जगह बना ली, तो वो टारगेट में आ जाती है। तो टारगेट में अकेला एक न्यूज़ चैनल नहीं है, टारगेट में वो चेहरा भी है जिसकी वजह से खबर सामने आ रही है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, औरतों के बारे में बात करने में लोगों को मजा आता है, और वो एक पुरुष के भीतर धारणा है। मतलब अच्छा, किसी लड़की के बारे में, हम बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, हम सब के अंदर वो चीजें बैठी हुई हैं, पुरुषों के अंदर ज्यादा हैं, कि किसी लड़की के बारे में बात करने में उसको मजा आता है। अच्छा, ये आगे बढ़ रही है तो जरूर इसका बॉस से चक्कर होगा, अच्छा ये कर रही है तो जरूर इसका कुछ होगा। अब उसके पीछे की मेहनत, जैसे कि आपने जिक्र किया, ये बात सच है। 2005-06 का वो दौर है जब मैं पढ़ाई भी करती थी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे एक लोकल न्यूज़ चैनल खुला था। तो लोगों ने कहा कि अच्छा मैं डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी कि तुम अच्छी हिंदी बोलती हो, तुमको जाना चाहिए, और अगर सिलेक्शन हो गया तो हाथ में पैसा आने लगेगा। मैं कोई जर्नलिस्ट बनने के लिए लोकल चैनल में नहीं गई थी, मैं बस पैसा कि हाथ में पैसा आएगा, यूनिवर्सिटी का खर्चा है, दोस्तों के बर्थडे पे जो गिफ्ट देना रहता है, या जो छोटी छोटी चीज़ें जो एक यंग
यंग एज की लड़की के दिमाग में आता है। मैं बस उसके लिए न्यूज़ चैनल गई थी कि भैया काम करूंगी पैसा आएगा। पहली बार मैं साइकिल से, पहली बार क्या कई बार मैं साइकिल से गई। एक दिन क्या हुआ, मैं जब वापस लौट रही थी, शाम का वक्त था, मुझे अच्छे से याद है, तो पापा मेरे बैठे थे चौराहे पे। आमतौर पर शाम को लोग खाली हो जाते हैं और एक चौराहे पे बैठ के अपने कुछ दोस्त यार दोस्तों के साथ वो चाय पी रहे होंगे कहीं, उसी रूट से मैं गुजर रही थी। तो उन लोगों को नहीं पता था कि मैं उनकी बेटी हूँ। तो उन्होंने जिक्र किया कि अरे ये लड़की सत्या पे, अच्छा सत्या न्यूज़ चैनल पे अच्छी एंकरिंग करती है। तो पापा ने देखा, तो फिर मैं साइकिल से जा रही थी, तो फिर वो उन लोगों ने मेरे बारे में बातचीत की। तो पापा घर पे आए। मेरे घर में मैं बताऊं कि उस समय बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो मेरे लिए स्कूटी खरीदते, या हमारे पास उतने पैसे भी नहीं थे उस समय, या मैं डिमांड में होती कि नहीं मैं एंकर बन गई हूं तो आप मेरे लिए स्कूटी खरीदिए। पापा घर पे आए और उन्होंने कहा कि नहीं, अब सब लोग इसको पहचानने लगे हैं, तो अब ये साइकिल से वहां पे न्यूज़ पढ़ने नहीं जाएगी, इसके लिए हम स्कूटी खरीदेंगे। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मतलब अचानक से ऐसा हो जाएगा। और फिर पापा ने ऐसा, फिर मैंने मम्मी से पूछा कि सच में बोल रहे हैं या ऐसे ही बोल रहे हैं। तो बोली कि नहीं दोस्तों, उनके दोस्त बात कर रहे थे कि अरे ये लड़की सत्या में अच्छी एंकरिंग करती है, देखो साइकिल से जा रही है, तो हम इसके लिए। तो वही है कि वो जर्नी। और मैं 100 रुपए एक दिन के न्यूज़ पढ़ने के मिलते थे, हफ्ते में 3 दिन न्यूज़ पढ़ती थी और मैं पढ़ाई भी करती थी। मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में डिफेंस स्टडीज़ की टॉपर रही हूँ। जब मेरा हैदराबाद ईटीवी में सिलेक्शन हुआ था, उस समय मैं, जब मेरी मॉर्निंग शिफ्ट लगी खासतौर से, मैं दिन भर न्यूज़ अपना करके आती थी। उसके बाद मैं एकदम मतलब गांठ बांधना जिसको कहते हैं ना कि नहीं भैया मुझे 3 घंटे पढ़ना ही है। मैं डिफेंस स्टडीज़ फाइनल ईयर में थी, मैंने कहा नहीं 3 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। फिर फाइनली मैं आती थी, घर का काम वाम, 4 लड़कियां हम साथ में रहते थे, काम खत्म करने के बाद मैं कमरा बंद करके अकेले 3 घंटे पढ़ती थी। लेकिन ये चीज़ें शो ऑफ का हिस्सा नहीं होती हैं। ये चीज़ें अगर मैं नहीं पढ़ी होती तो मैं टॉप कैसे करती अपनी डिफेंस स्टडीज़। मैंने पढ़ाई की, उसके बाद मैं टॉपर बनी। मैंने यहाँ पर आज की डेट में भी हम लोग पढ़ाई करते हैं। किसी को लगता होगा कि नहीं इनका तो बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ी अच्छी सैलरी, ये है वो है, ऐसा नहीं है। आज भी हम लोग पढ़ाई, सर लोगों से ही मार्गदर्शन मिला है। सतीश के सिंह हों, चाहे बाकी लोग हों, सुप्रिय प्रसाद हों, या कोई भी XYZ को ले लें, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको आगे बढ़ना है तो पढ़ाई कभी नहीं छूटनी चाहिए। चाहे आप कॉलेज के दिनों में हो, चाहे उससे आगे बढ़ें। आज मैं यहाँ पर बैठी हुई, हो सकता है आगे आने वाले 10 सालों में मैं कहीं और जाऊं, तो यहाँ से लेकर आगे बढ़ने का जो रास्ता है, जब तक मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करूंगी, तब तक वो चीजें ठीक नहीं होंगी। अच्छा, आप तो इस बात को ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। तो हमने पढ़ाई की, अपनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज किया। जब बच्चे मस्ती करते थे, घूमने जाते थे, फिल्में देखते थे, आज भी बहुत सारे लोग बंक करके यूनिवर्सिटी से इधर उधर जाते होंगे, हम लोगों ने नहीं किया। तो हमारा एक ऐसा स्ट्रगल का बहुत लंबा फेज रहा है। आज भी है, ऐसा नहीं है कि आज सब कुछ अच्छा है। एक चीज गलती से, मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगी। पहली बार कोरोना में जब 40 लोगों की जान गई थी, उस समय चैनल में तुरंत ब्रेकिंग न्यूज आती है और खटाक से एंकर को ब्रीफ किया जाता है पढ़ना है। तो 40 लोगों की डेथ हो गई थी कोरोना से। बहुत डर का माहौल था, लोग घरों से कम निकलना शुरू कर दिए थे। हम जर्नलिस्ट होने के नाते रोज ऑफिस जाना पड़ता था। तो बस उस समय मैंने ऊपर से टॉप बैंड पर चला था 40 लोगों की मौत। मेरा जहां भी दिमाग रहा उस समय, 40 लोगों की मौत की जगह मेरे मुंह से निकल गया 40 अप्रैल। भाई वो 40 अप्रैल गलती से निकला, और आज भी लोग जब मुझे गाली देना होता है तो वो कहते हैं ये 40 अप्रैल वाली आंटी हैं। आप सोचो लोगों की मानसिकता क्या है, उस समय की स्थिति क्या थी। लेकिन किसी को घर बैठे क्या करना है, मजे लेना है। अच्छा हम गाली दे रहे हैं, बड़े चैनल के एंकर है, हमारा क्या जा रहा है, 2-4 और दोस्त आ जाते हैं उसमें मजे लेने के लिए। तो ये मजे लेने वाली प्रवृत्ति है, उसके लिए सब आजाद है। अच्छा चित्रा, अभी आपने पढ़ने की बात की, पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन आमतौर पर जो टेलीविज़न देखते हैं उन्हें लगता है दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्यों होता है कि जो महिला एंकर है उसका सुंदर होना, दुबला होना, उसकी गर्दन का लंबा होना, उसका छरहरा दिखना, उसका हमेशा फ्रेश दिखना, एक्टिव दिखना ज़रूरी है। पुरुष एंकर मोटा भी हो, चश्मा पहना हो, बाल उड़ गए हों, चेहरे पर छुरियाँ आ गई हों, वो हकला कर भी बोलता हो तो भी चल जाता है ना। पर महिला एंकर के थोड़े से बाल इधर से उधर खुल जाएं तो अच्छा नहीं लगता। ज़्यादा मोटी हो जाए तो लोग बोलते हैं दूरदर्शन टाइप एंकर है। अब तो दूरदर्शन भी मोटी एंकर नहीं रखता। तो जब तक आप मोटे नहीं हैं, जब तक आप पूरी तरह से संतुलित हैं, तब तक आप एंकर भी हैं और रिपोर्टर भी हैं। तो ये सारे जो डिलेमास हैं इसके बारे में कोई बात नहीं करता। फील्ड रिपोर्टिंग की अपनी परेशानियाँ, फिजिकल परेशानियाँ, मेंटल परेशानियाँ, साइकोलॉजिकल लेवल पर आप बहुत चीज़ों से जूझते हैं। लेकिन एक परिपाटी तय कर दी गई है कि एंकर और जो जर्नलिस्ट है वो ऐसा ही दिखना चाहिए,
उससे कुछ परेशानी हुई कभी? बहुत बार परेशानी हुई है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे देती हूँ। ग्रेटर नोएडा में एक 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई थी, कोलैप्स हो गई थी, कुछ पहले की बात है। ये रात में 1 बजे के आसपास तेज बारिश की वजह से, नई नई बिल्डिंग बनी हुई थी और मैं उसके घर के पास ही मेरा फ्लैट था। तो मेरे पास 4 बजे आया कि चित्रा यहाँ पर ये हो गया है और तुमको तुरंत जाना होगा। तो हम लोग सुबह दौड़ने के लिए या कभी कभी एक्सरसाइज करने के लिए जो कपड़े बाहर रखते थे, अब सुबह 4 बजे आ गए, इतने लोग मर गए यहाँ पे है। तो बट ऑब्वियसली आप तैयार होके मेकअप करके ऐसे तो जाओगे नहीं, और जहाँ पे लोगों के मरने की खबर हो। तो मैंने अपना वो ट्रैक सूट उठाया, टी शर्ट, और फिर उसके बाद पहन के मैं वैसे ही चली गई बिना मेकअप के। प्रॉब्लम क्या है, आज का जो कैमरा है, इवन जो कैमरा हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, अगर लड़कियां, खासतौर से मेल के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि लड़कियां अगर मेकअप नहीं करती हैं तो उनका चेहरा बहुत सपाट सा लगता है या थोड़ा अटपटा लगेगा। क्योंकि आप लोग रोज हमें ऐसे तैयार देखते हैं, हर हमेशा आप लोगों को ऐसे ही देखने की आदत है। तो आप लोग जब जैसे घर में मम्मी रोज बिंदी सिंदूर लगा के आती हैं, किसी दिन अगर ऐसे ही चली आए तो लगेगा ना कि कैसे दिख रही हो, जाओ थोड़ा सा तैयार हो जाओ। तो इस तरह की एक परिपाटी, मैं वहां पे चली गई ऐसे, मैंने खूब मेहनत की। सुबह 5 बजे मैं पहुंच गई थी लोकेशन पे। 5 बजे से लेकर 2 बजे तक मतलब अलग अलग इमारतों पर चढ़कर मैंने रिपोर्टिंग की। लोग मारे गए थे, जो भी अपने हिसाब से ग्राउंड रिपोर्टिंग में होती है, सब कुछ किया। उसके बाद जब मैं अपना समय मिला मुझे और फिर मैंने सोशल मीडिया खोलना शुरू किया, अरे आज तो आप बिल्कुल आधार कार्ड की फोटो लग रही थी, टीवी में बिना मेकअप किए पहुंच गई थी क्या, ऐसे ऐसे इतने वाहियात कमेंट थे। मतलब मैं सोच रही थी वहां पर लोगों की जान चली गई है क्या। मैं घर में, मुझे लोगों ने बताया ऑफिस के मैसेज में, इतने लोग मर गए हैं चित्रा, तुरंत वहां पे पहुंचो। क्या मैं घर पे मेकअप करती, अच्छे कपड़े पहनती, फिर मैं मेरे घर के पास वाले जहां पे लोग मरे हुए हैं, दबे हुए हैं, क्या मैं जाती? लेकिन ये इसी देखिए, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं में से वो लोग हैं, कहीं बाहर से लेकर नहीं आए गए लोग हैं। तो हमें भी अपनी मानसिकता को बदलना होगा, और ये बहुत जरूरी है कि हम किस चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, किस समय जा रहे हैं, किन परिस्थितियों में जा रहे हैं, ये लोगों को नहीं पता होता है। लेकिन लोगों को क्या, अच्छा गई है तो बन सवर के क्यों नहीं गई, ऐसे क्यों नहीं गई। तो ये चीजें हैं जिसका सामना हम आज कर रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज ये है कि धीरे धीरे करके लड़कियां जितनी मजबूत होती चली जाएंगी, उसके बाद मुझे लगता है कि इन चीजों पर धीरे धीरे थोड़ा सा मतलब बातचीत करना कम हो जाएगा। एक चीज और आपने कहा चुनौतियों का, मैं जल्दी से, बहुत सारे लोग हैं आगे, आप फील्ड रिपोर्टिंग करेंगी, खास तौर से महिलाएं। अभी मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा की थी लोकसभा चुनाव 2024 में। वर्तिका मैम, उसमें ये हुआ था कि हम लोग केरल में तिरुवनंतपुरम से हम वायनाड जा रहे थे। तो दिन भर उसी कपड़े को पहन के आपको ट्रैवल करना है, और 5 बजे का मेरा दंगल शो है। तो दंगल शो के पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं कहीं पर चेंज करके थोड़े ढंग से बैठ के, ताकि टीवी पे देख के लोग, क्योंकि लोग उसी तरह से देखना चाहते हैं, तो हम लोग भी उसी तरह से तैयार होना चाहते हैं। मैं पहुंच गई, एक रेस्टोरेंट था, अंदर पहुंच गई, अपना बैग खोला, कपड़े लिए, और मैंने अंदर की, अच्छा अंदर चेंजिंग रूम है, तो वो लेडीज जेंट्स का दोनों साथ में था, और बाहर छोटा सा गलियारा था। तो मैंने कहा कि अभी कोई है नहीं, मैंने चटकनी लगाई, अपना अंदर चेंज किया, फिर मैं बाहर आ गई। फिर हम लोगों ने कहा कि अभी थोड़ा सा टाइम है, एक काम करते हैं, चाय वाय पी के फिर यहाँ से निकलेंगे। तो हम लोग चाय पीने लगे। फिर मैंने कहा मैं आ रही हूँ वॉशरूम से, फिर चलेंगे। मैं दोबारा जब वॉशरूम में गई, ऊपर कैमरा लगा हुआ था। अब हमारे लिए, मतलब अभी ये 2024 अभी की बात है, काटो तो खून नहीं, और वो अच्छा रेस्टोरेंट था। हम लोगों ने देखा कि मतलब ये अजीब सा बिल्कुल हो गया। फिर हमने जाके उससे पूछा, वहां पे लड़के, बहुत यंग एज के लड़के जो उसको चलाते थे, हमने पूछा कि तुम लोगों ने वॉशरूम में क्यों कैमरा लगा के रखा है। तो बोले कि नहीं, बिल्कुल अंदर तो नहीं है, वो बाहर गैलरी में लगा हुआ है, ये वो। फिर हमने कहा नहीं, हमें फुटेज, जब तक फुटेज नहीं दिखाओगे हम नहीं जाएंगे। उसी समय 5 बजे का हमारा दंगल शो का टाइम हो रहा था। मैंने अपने एक कैमरामैन को वहीं बिठाया, मैंने कहा कि तुम इनका, हमारे साथ 2 कैमरामैन थे, मैंने कहा कि तुम यहीं बैठोगे ताकि ये कुछ छेड़छाड़ नहीं करें, हम दंगल खत्म करके आते हैं। तो फिर मैंने वहीं पास से दंगल खत्म किया। उसके बाद हम आए, हमने फुटेज चेक किया, पता चला कि आप जब चेंज करने जाओगे आप कैसे दिखोगे। आप सोचो कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया होता या वैसे ही चले गए होते, हो सकता है कल को उनको पता हो, तिरुवनंतपुरम, मतलब माइक आईडी तो मेरे पास में थी, इंडिया टुडे, आज तक का माइक आईडी लेकर, कल को वो फिर मुझे अलग तरह से ब्लैकमेल करते, या मेरे लिए अगर वो चीजें सोशल मीडिया पर आती तो आप सोचो वो मेरे लिए कितना ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो जाती। फिर हम लोगों ने वहां से जो सीसीटीवी कैमरा ये लोग चेक करते हैं, फिर मेरे कैमरामैन ने उनसे बात की। फिर हमने बैठ के उसका सुबह 11 बजे से लेकर जब तक हम थे, हमने सारे उसके वीडियो डिलीट किए, डिलीट ऑप्शन में जाकर वहां पर भी डिलीट किए। फिर कई लोगों से संपर्क साधा कि भाई अब तो इसको, मतलब वो दोबारा से तो नहीं कर लेगा या ऐसे वैसे। उसके बाद हम लोग गए।
तो कई बार इस तरह की परिस्थिति का सामना भी आपको कि बिन बुलाए मुसीबत होती है ना, कि आप बैठे, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन बिन बुलाए जो मुसीबत है वो आपके सामने है। तो आगे जब भी आप कहीं पर जाएं, प्लीज इन चीजों का ख्याल रखें। आजकल ये सोशल मीडिया की वजह से ही, देखिए सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, हमें वो ताकत दे रहा है। हम अगर चैनल में नहीं है, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, लेकिन हम अच्छा बोल रहे हैं तो लोग सोशल मीडिया के जरिए हमें देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उससे हम पैसे भी कमा रहे हैं। लेकिन वही सोशल मीडिया अगर आपको इस रूप में लेकर आ जाएगा तो वो हमारे लिए, हमारे करियर के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इससे हम लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की, ये तो अभी हाल ही की बात है, अभी मैं हाल ही में गई थी। अच्छा, तो जैसे जब हम जाते हैं रिपोर्टिंग करने, काफ़ी सारी चीज़ें संचालित होती हैं न्यूज़ रूम से, लेकिन अभी हिंदुस्तान का जो न्यूज़ रूम है उसमें मेजरली पुरुषों का वर्चस्व है और फीमेल्स जनरली सेकेंड या थर्ड लाइन पर आती हैं। क्या इसका कोई फ़र्क पड़ता है? क्योंकि कई बार लोग ये कहते हैं कि महिला अगर बॉस होगी तो महिला महिला की दुश्मन होगी, वैसे पुरुष भी पुरुष के दुश्मन होते हैं। बहुत से पुरुष हैं जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। तो महिलाओं के लिए इस तरह की बात और बहुत सारे जुमले बड़े आराम से उछाल दिए जाते हैं क्योंकि वो आसानी से उपलब्ध हैं और लोगों को सुनना अच्छा लगता है। अगर महिला बॉस रहती है तो क्या स्थितियां कुछ बेहतर हो सकती हैं और हम कितने दूर हैं आपके हिसाब से वहां तक पहुंचने के लिए? देखिए, अभी अगर मैं पूरे मीडिया संस्थान की बात करूं तो अभी भी एक लंबी दूरी तय करनी बाकी है। लेकिन अगर मैं आज तक की बात करूं, देखिए कलीपुरी वही हमारी सर्वे सर्वा है, अभी पूरा इंडिया टुडे हो, आज तक हो, लल्लन टॉप, ये वो XYZ जो भी हमारे ग्रुप का आप देखते हैं, सभी की रिपोर्टिंग उनके पास है, तो उनके जरिए तय होती है। इसके अलावा सुप्री जी हैं, लेकिन वो न्यूज़ डायरेक्टर हैं, वो खबरें तय करते हैं। लेकिन हमारे चैनल के जो चेहरे हैं तो उनमें तो आपको फीमेल ही दिखाई देती हैं ज़्यादातर। मतलब कितने दिन तो हम लोग जैसे अभी रिजल्ट जिस दिन आया था, सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक तो मैं और अंजना जी ही थे, फीमेल ही थे। इतना बड़ा चैनल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाना यूट्यूब चैनल हमारा आज तक का है, इतने 60 मिलियन से ज़्यादा लोग, तो वहाँ तो हम लोग ही थे। फिर सुबह भी पढ़े, फिर शाम को भी आ जाते हैं। कभी भी ऑफिस बुलाता है किसी भी समय कि अच्छा तुम लोग आ सकते हो, अपना ब्रश पेस्ट रखते हैं, बैग में पहुंच जाते हैं ऑफिस। तो मुझे नहीं लगता है, देखिए हमारा संस्थान बहुत बड़ा है, शायद इस वजह से मैं कह पा रही हूँ क्योंकि वहाँ की सोच थोड़ी अलग है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि अभी भी बहुत सारे जो छोटे छोटे संस्थान हैं जो बड़े सपनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और वो आगे बढ़े। हम सब लोग यही चाहेंगे कि बच्चियां भी मजबूत होंगी ज्यादा से ज्यादा। पहले में और आज में आप देखिए कि लड़कियां कितना अच्छा कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि उनको बराबरी का मौका आपको देना होगा। और कभी भी इस आधार पर नहीं ये लड़की है ये लड़का है, इस आधार पे अगर आप सोचेंगे तो आप एक टैलेंटेड व्यक्ति का, आप जैसे हम लोग जब फील्ड में जाते हैं या जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो लड़की या लड़का सोचकर हम लोग काम नहीं करते हैं। हम एक जर्नलिस्ट हैं, जो काम लड़के को करना है वही काम हमें करना है। उसी तरह की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। फीमेल के साथ अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका मैंने जिक्र किया, लेकिन बहुत ज्यादा अगर हम प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करेंगे तो हमारे लिए जो पूरा आसमान बाकी है संभावनाओं का, मुझे लगता है कि हम उसको बहुत छोटा कर लेंगे। और संभावनाओं के इस आसमान में बार बार ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि एक्चुअली मीडिया का मतलब अकेला टेलीविज़न है भी नहीं और अकेला प्राइवेट टेलीविज़न तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर भी है, हमारे पास कम्युनिटी मीडिया भी है और हमारे पास प्रिंट मीडिया का बड़ा संसार है और ऑनलाइन मीडिया भी है। तो वो एक बड़ा संसार तो है ही। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि जो ट्रोल्स आते हैं, जो मैसेजेस आते हैं, और कई बार लोग कुछ चीज़ें बहुत पसंद भी करते होंगे, नाराज़ तो ज़्यादा रहते हैं। चित्रा से बहुत लोग नाराज़ रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये मुझे आज सुबह पता लगा एक्चुअली कितने ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि हुआ ये कि मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट ऐड की। मैंने उसमें आज का पोस्टर लिख दिया और मैंने लिखा कि वर्तिका नंदा एंड चित्रा त्रिपाठी। ऐसा कभी होता नहीं, मतलब मैं तो जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ तो कभी कोई उस तरह लिखता नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने चित्रा का नाम लिखा इतने सारे मैसेजेस मेरे पास भी आए। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि चित्रा से जो इतने लोग नाराज़ रहते हैं, उस सब नाराज़गियों के बीच में चित्रा जैसे लोग खुश कैसे रहते हैं, ये ज़रा बताइए। फील्ड रिपोर्टर की तमाम चुनौतियाँ, नाराज़गियाँ, परेशानियाँ, ये सब, और उसमें आपको खुश रहना है। जो लोग नाराज़ रहते हैं वही लोग आके हमारा बुलेटिन देखते हैं। अदरवाइज अगर मैं दंगल की बात करूं, वो नंबर 1 शो है और लगातार बना हुआ है। जैसा कि मैंने जिक्र किया यूट्यूब का भी, या जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं बुलेटिन करते हैं या कुछ भी, वही लोग आके देखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जो प्यार करते होंगे वही आके देखते होंगे, तब तो उतने बड़े आंकड़े नहीं हो सकते ना। तो वो जो नाराज़ होते हैं उनको नाराज़ होने का पूरा हक है, और हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग संपूर्ण हैं। हमारे भीतर जो कमियां हैं उसको दिन प्रतिदिन हम उसको अच्छा करने की या सुधारने की, जैसे ही कुछ पता चलता है हम कोशिश करते हैं। लेकिन इसी के साथ अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ।
अभी हाल ही में हमारे एक पैनलिस्ट थे, वो रोज आके बदमाशी करते थे, कुछ कुछ ऊट पटांग बोलना, हर रोज की बात थी। तो फिर एक दिन बहुत ज्यादा हो गया, तो मैंने भी उनसे ऑन एयर झगड़ा कर दिया, आई गई बात खत्म हो गई। फिर मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा कि आप ऑफ एयर, तो वो क्या बड़े चालू ऐसे लोग होते हैं कि ऑन एयर तो झगड़ा कर लेते थे, बाद में फिर मुझे मैसेज कर लेते, चित्रा वो ऑन एयर का है, उसको माइंड मत करना। तो पहले मुझे लगता था कि ठीक है, ऑन एयर में अपनी पार्टी को या अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए कई बार ऐसा वो जो कार्यकर्ता होता है वो एंकर के ऊपर कीचड़ उछालता है तो उसके लोग खुश होते हैं, तो ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, हम लोग खुद जानते हैं। और फिर वो लोग बताते भी हैं कि देखो बड़े खुश हो रहे थे, हमारे ये नेता बोले कि तुम्हारा वो तो वीडियो वायरल हो गया था। टारगेट पर हम ही लोग होते हैं, हमें ही बताते हैं कि तुम्हें गाली दे के हमें बड़ा फायदा मिल गया। हमने कहा ले लो भाई, लेकिन उस दिन बहुत ज्यादा हो गया था। फिर मुझे लगा कि नहीं, इनको मैं अपने शो में नहीं बुलाऊंगी। मैंने उनको ब्लॉक किया फोन से, और मैंने कहा कि जिस दिन अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको लेना है तो उस दिन मैं एंकरिंग की बजाय मैं रिपोर्टिंग पे चली जाऊंगी, कोई और काम कर लूंगी। क्योंकि ये हो नहीं सकता ना कि आप मेरे साथ ऑफ एयर इतने अच्छे से और ऑन एयर जाते ही आप उल जुलूल कुछ भी बोलो। 2 दिन हुए थे, उसके बाद उन्होंने मैं गोरखपुर की एक टीचर को फोन किया कि प्लीज चित्रा से बोलिए कि वो मुझे अपने शो में बुलाए। फिर उन्होंने कहा कि तुम फोन कर लो, तुम खुद ही बोल दो, तो वो बोले कि नहीं, उसने मुझे ब्लॉक करके रखा है। अब वो लगातार इस कोशिश में, देखिए पर्सनल रिश्ते होते हैं तो कई बार लोग उसका बहुत मिसयूज करते हैं। ऑफ एयर आप मेरे साथ बहुत अच्छे हो, ऑन एयर जाके आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो, ये रोज रोज का है। दूसरी चीज, मैं जल्दी से बात, ये 3 बार बजर यहाँ पे दब चुका है। जो एक बात जिससे मैं देखिए अभी क्या है कि सबके हाथ में, फिर वही मैं कहना चाहूंगी, मोबाइल जो एक हथियार है, हम सबके पास है। उसके जरिए किसी को भी गाली देना, उसकी बात पसंद नहीं आएगा तो हम उसको गाली देंगे। जैसे विनेश फोगाट ने जब एक अपने कदम पार किए थे, अभी वो सेमीफाइनल में पहुंची थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उनकी पूरी बहनों के ऊपर बेटियां शो बनाया था एक वक्त पे उनके गांव में जाके, तब दंगल मूवी भी नहीं आई थी, ये बहुत पहले की बात है। तो मेरा उनसे, उनकी फैमिली से, महावीर फोगाट, उन लोगों से बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। लेकिन फिर विनेश फोगाट का जो भी सरकार से हुआ या जो कुछ भी, अभी जब उन्होंने बहुत अच्छा किया तो मैंने उनको कंग्रेचुलेशन करते हुए ट्वीट कर दिया। भाई नीचे आ गई अब तुम ट्वीट करने, तुम्हारा तो ये नहीं है, तुम किस मुंह से ट्वीट कर रही हो, ये वो। अब मैं किसको किसको सफाई देती फिरू भाई कि विनेश या इनकी फैमिली से मैं पिछले 10 सालों से जुड़ी हुई हूँ। ये बात खत्म हो गई, चलो मैंने माइंड नहीं किया। फिर उसके बाद मैं उन लोगों को फॉलो करती रही, अपनी अलग बात। फिर अभी ये जो हमारे अभी जो सबसे लास्ट में मिला है हमें गोल्ड मेडल, सॉरी ब्रॉन्ज मेडल, तो उनके बारे में मैंने कर दिया कि इन्होंने अपना इतना वजन घटाया 4 किलो और इनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। फिर लोग आगे, अच्छा विनेश को नीचा दिखाने के लिए ये बता रही है कि इसने 4 किलो वजन घटा लिया, चित भी मेरी पट भी मेरी, अब दोनों चीजें कैसे साथ साथ चलेंगी। लेकिन फिर अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। देखिए तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझें, कहाँ तक चलेंगे किनारे किनारे। मौजूदा वक्त में जिस तरह की परिस्थिति है, चूंकि हम लोग आज के 10 साल पहले जो थे और आज हम 10 साल बाद जो हैं, हम कहीं मजबूती से अपनी जड़ें जमा कर खड़े हुए हैं और हमें हिलाना इतना आसान नहीं होगा। शायद यही वजह है कि लोग अक्सर इस तरह की टिप्पणी करते हैं, लेकिन सभी का स्वागत है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र ने यही सिखाया है, जो पक्ष का हो वो भी अच्छा है, जो विपक्ष का हो वो भी अच्छा है। तो जी जी शुक्रिया। अब यहाँ के लिए तो बस बच्चे बैठे हैं तो मैं मोटिवेशन, कपिल शर्मा का शो तो अलग था। मैं सुना देती हूँ। खाइयों को पाटने में हम अगर जुट जाएंगे, लाख कोई सिर पटकले हर तरफ पुल पाएंगे। हम सतह पर जो दिखें पर सोच में फौलाद हैं, बर्फ के गोले नहीं जो हाथ में गल जाएंगे। तो ये बर्फ के गोले नहीं हैं जो हाथ में गल जाएंगे। चित्रा की बात में बहुत आत्मविश्वास है और ऐसा लगता है कि असल में जो चेहरे दिखते हैं और जो नहीं दिखाई देते, दोनों ही हिंदुस्तान के टेलीविज़न को जो आकार दे रहे हैं वो कमाल का है। चित्रा उन चेहरों में से एक है जो दिखाई दे रहा है और चित्रा के पीछे ऐसे बहुत सारे और चेहरे हैं जो कभी दिखे नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने चित्रा को चित्रा बनाया होगा। और उसमें स्कूल के टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स से लेकर ऑफिस का एक पूरा सहयोग। और दूसरी बात ये कि फील्ड रिपोर्टिंग की चुनौतियां तो हैं, होनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन उसके साथ नेक नियति भी बनी रहनी चाहिए। वो ये कि हम जो दिखा रहे हों 5 Ws और 1 H वो हमारे सामने हो और हम जो देखें उसी को हम बताएं, तब हम अडिग रह सकते हैं।
और तीसरी बात ये कि जो चमड़ी है उसका थोड़ा सा मोटा होना भी, नाराज़गियाँ आएंगी, नाराज़गियाँ जाएंगी, और उसी तरह बहुत सारी खुशहालियाँ भी आएंगी। बहुत सारे लोग एक ही मैसेज बहुतों को भेजते हैं, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, उन्हें असल में ये भी याद नहीं रहता किस किस को भेजा है। तो वो बहुत सारे फ़ैन भी आपके हो सकते हैं, बहुत सारे ट्रोलर्स भी आपके हो सकते हैं, लेकिन उस सब के बीच में अगर ज़िंदा रहता है तो वो है आपका सच। चित्रा, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वर्तिका जी।